गुड इवनिंग गाइस, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे सितंबर महीने में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी न्यूज में रही थी के बारे में। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे री इन्वेस्ट शिखर सम्मेलन के बारे में। ठीक है दोस्तों, हाल ही में जो री इन्वेस्ट शिखर सम्मेलन है, इसके चौथे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? अपने जो गांधीनगर है, गांधीनगर अपने गुजरात में है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। री इन्वेस्ट वैश्विक री इन्वेस्ट शिखर सम्मेलन का यह आयोजन है वो 16 से 18 सितंबर के बीच में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि चौथा वैश्विक री इन्वेस्टमेंट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर में। फिर अपन चर्चा करेंगे महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के बारे में। दोस्तों, 17 सितंबर 2024 को जारी एक नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई को बिना गारंटी के कितने परसेंट तक कर्ज मिलेगा? तो दोस्तों, हाल ही में नए जो दिशा निर्देश जारी किए गए उनके अनुसार महिला कर्मचारियों को 90% वो बिना गारंटी के ऋण है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। यह लाभ है लघु सूक्ष्म उद्यम के लिए जो क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट है इसके अंतर्गत प्रोवाइड करवाया जाएगा। इससे पहले जो महिलाओं के स्वामित्व वाली जो एमएसएमई इकाइयां होती थी उनमें 85% ऋण गारंटी कवरेज शामिल था। ठीक है, नवीन प्रावधानों से महिलाओं की अगुवाई वाले 27 लाख एमएसएमई है उनको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लो रेखा है, रेखा के पास एक ए नामक एमएसएमई कोई कंपनी है, इसके लिए रेखा को अगर ऋण लेना है तो इस पर बिना गारंटी के उसे 90% ऋण अब मिल जाएगा। पहले ये ऋण है वो 85% बिना गारंटी के ऋण पर मिलता था, जिसे बढ़ाकर 90% कर दिया गया। राइट, आगे देखते हैं। आगे है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के बारे में। दोस्तों, हाल ही में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो अपने एनएसओ के द्वारा जारी किया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, जो कि सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत आता है। इससे जो ये सर्वे है इसका उद्देश्य है भारत में बेरोजगारी और रोजगार की स्थिति क्या है इसका आकलन करने के लिए यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार गाइस औसतन काम के घंटे हैं वो इसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है? इसमें राजस्थान का स्थान दूसरा है। औसतन जो काम के घंटे हैं नौकरी कैटेगरी में उसमें राजस्थान का सेकंड स्थान है पूरे इंडिया में। ठीक है, इस रिपोर्ट के बारे में जाने तो नौकरी करने वाले जो सर्वाधिक औसत कमाई करने वाले लोग हैं वो लद्दाख के, लगभग 42,384 रुपए के साथ। वहीं न्यूनतम मासिक कमाई करने वाले लोग हैं वो पंजाब के हैं। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है नौकरी करने वाले लोगों की। स्वरोजगार के बारे में बात करें तो सेल्फ जो रोजगार है उसमें सबसे ज्यादा कमाई करने वाला राज्य है गोवा। ठीक है, वही सबसे कम कमाई करने वाला है स्वरोजगार में हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक गोवा और सबसे कम है वो हिमाचल प्रदेश में है। वही नौकरी में सर्वाधिक लद्दाख है वो कमाई करता है और पंजाब है वो सबसे कम करता है। सर्वाधिक दिहाड़ी मजदूर की बात करें तो दिहाड़ी मजदूर सर्वाधिक होती है लक्षद्वीप में और सबसे कम होती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी। दोस्तों, देश में स्वरोजगार वाले हफ्ते औसतन 39.6 घंटे हैं, तो नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो 48.2 घंटे काम करते हैं। वहीं दिहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं वो 39.7 घंटे काम करते हैं। तो सर्वाधिक काम कौन करते हैं? जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो करते हैं लगभग 48 घंटे। ठीक है, वहीं स्वरोजगार करने वाले और दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग हैं वो 39 घंटे काम करते हैं। दोस्तों, आगे बताया गया है कि काम के घंटों में नौकरी करने वाले सबसे अधिक और दिहाड़ी करने वाले सबसे कम काम के घंटे हैं। ठीक है, सभी कामकाजी लोग हैं वो हफ्ते में औसतन 41.7 घंटे काम करते हैं। ठीक है, इतने 41.7 घंटे औसतन सभी कामकाजी लोग करते हैं। दिहाड़ी जो मजदूर है वो कम घंटे काम करते हैं, जबकि नौकरी करने वाले लोग हैं अधिक समय तक काम करते हैं। स्वरोजगार वालों की मासिक कमाई के बारे में बात करें तो उनकी मासिक कमाई है 13,900 रुपये, लगभग 14,000 के आसपास है। वही नौकरी करने वाले लोगों की कमाई है वो 21,103 रुपये है। ठीक है, 21,000 है और स्वरोजगार करने वालों की कमाई कितनी है? 13,000 रुपये।
अब राजस्थान के बारे में देखते हैं, जो अपनी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है, इसमें राजस्थान में क्या कुछ है। तो दोस्तों, हफ्ते में काम के घंटों के मामले में दिहाड़ी मजदूर में राजस्थान का दूसरा स्थान है। उनसे में जो दिहाड़ी मजदूरी होती है काम के घंटे में, इसमें राजस्थान का सेकंड स्थान है। राजस्थान की औसत मासिक कमाई के बारे में बात करें, तो जो स्वरोजगार है राजस्थान में, वहां पर 13,025 रुपए लोग स्वरोजगार करने वाले रुपए कमा लेते हैं। नौकरी करने वाले 19,105 रुपए और दिहाड़ी करने वाले मजदूर है वो 442 रुपए कमाते हैं। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में हफ्तों में औसतन कार्य घंटों की बात करें, तो स्वरोजगार करने वाला 44 घंटे काम करता है, तो नौकरी करने वाला 52 घंटे और दिहाड़ी करने वाला भी 44 घंटे राजस्थान में काम करता है। आगे है केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी दरों के बारे में। दोस्तों ध्यान रखना, केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी दर क्या है। अकुशल श्रमिकों की है 783 रुपए, अर्धकुशल की 868 रुपए, कुशल की 954 और उच्च कुशल कर्मचारी है उसके 1035 रुपए न्यूनतम मजदूरी दरें। आप मुझे कमेंट में बताइए कि राजस्थान की न्यूनतम मजदूरी दरें क्या क्या हैं। फिर अपन देखेंगे कि 7वीं रिपोर्ट में के अनुसार राजस्थान की बेरोजगारी दर कितनी है। दोस्तों, तो सभी उम्र कैटेगरी में इस जो अपना पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, इसके अनुसार राजस्थान की बेरोजगारी दर है वो 4.2% है। ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पीरियोडिक लेबर सर्वे है, इसके अनुसार राजस्थान की बेरोजगारी दर कितनी है, 4.2%। ठीक है। एक वर्ष के अंदर सबसे ज्यादा, इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार एक वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी सबसे कम कहाँ पर हुई है, हरियाणा में। ठीक है। अराउंड जो एक वर्ष है, मान लो 2023 का जो वर्ष है, उसमें सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ हुई, वो अपने हरियाणा में सबसे कम बेरोजगारी हुई है। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां बेरोजगारी दर 1% से कम होकर 0.9% है। सबसे कम बेरोजगारी अवरोही क्रम का बात करें तो सबसे कम है मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात में और झारखंड में। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। फिर है भारत की औसत बेरोजगारी। भारत की औसत बेरोजगारी 3.2% है। वहीं राजस्थान की कितनी है, 4.2%। अभी अपन ने देखा था यहाँ पे राजस्थान की बेरोजगारी 4.2%। ठीक है। सर्वाधिक बेरोजगारी दर है वो इंडिया में पंजाब के और राजस्थान में दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, राजस्थान का वर्क पॉपुलेशन रेशियो है वो 40.7% है। ठीक है। जो काम करने वाले लोग हैं वो 40.7% है। अर्थात भारत की जो राजस्थान की जो कार्यशील जनसंख्या है वो 40.7% है। 40.7%। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कामकाजी लोग हैं वो सर्वाधिक हैं। यहाँ पर 51% लोग हैं वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं। ठीक है। तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कहाँ की है, वो है अपने छत्तीसगढ़ की। ये अपने चर्चा की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, उसके बारे में 2023-24 के जो आंकड़े थे उनके बारे में अपन ने जाना। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हाल ही में वित्त मंत्री अपनी जो निर्मला सीतारमन है, इन्होंने एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। इस वात्सल्य योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो इसका शुभारंभ किया गया 18 सितंबर 2024 को। इस योजना के बारे में चर्चा की जाए तो केंद्रीय बजट में जो नाबालिगों के लिए एक तरह की एक पेंशन योजना है। ठीक है। इस योजना के तहत गाइस वात्सल्य खाता खोलने के लिए न्यूनतम 1,000 रुपए का होना आवश्यक है। ठीक है। मान लो ए नामक कोई बच्ची है, उसका खाता खोलना है एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत, तो कम से कम 1,000 रुपए आपको जमा करवाने होंगे। खाता बनाए रखने के लिए धारकों को प्रतिवर्ष 1,000 रुपए का इसमें वार्षिक योगदान देना होगा। ठीक है। खाता खोलने के लिए कितने 1,000 रुपए आपको देने होंगे। ठीक है। इसके अलावा हर साल इसमें आपको 1,000 रुपए हैं वो जमा करवाने होंगे। दोस्तों, वयस्क होने पर अर्थात 18 वर्ष पर खाता स्वचालित रूप से जो मानक राष्ट्रीय पेंशन योजना है उसमें परिवर्तित हो जाएगा नेशनल पेंशन स्कीम में। ये पेंशन सभी ये वे पेंशन है वो तभी प्राप्त होगी जब व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाएगा, और ये एक तरह की फ्री टैक्स पेंशन स्कीम है। ठीक है। दोस्तों, इसका विनियमन और प्रशासन है वो पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा, तथा नए पंजीकरण नाबालिगों को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता
कार्ड भी इसके तहत जारी किया जाएगा। ठीक है, तो क्या है एनपीएस वात्सल्य योजना? ये एक तरह की पेंशन योजना है जिसमें जो बच्चे होते हैं उनके लिए खाता खोला जाएगा। खाता खोलने के लिए 1,000 रुपये होने चाहिए और इसमें हर साल आपको 1,000 रुपये जमा कराना होगा। जब कोई बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक रूप से नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी और ये पेंशन है वो 60 वर्ष के बाद में मिलेगी। ये एक तरह से फ्री टैक्स पेंशन योजना है जिसका विनियमन और प्रशासन है वो पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यूएलआई के बारे में, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के बारे में। तो दोस्तों हाल ही में जो 26 अगस्त को क्या किया अपना जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है शशिकांत दास, इन्होंने जो यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसकी तर्ज पर लोन प्रदान करने के लिए एक स्कीम की घोषणा की है जिसका नाम है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। 2023 में गाइस इस यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया था। पहले तो ये ध्यान रखना कि यूनिफाइड लैंडिंग प्रोजेक्ट किसका है, तो ये चलाया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें ऋण देने की प्रक्रिया को आसान बनाने की बात की जा रही है। दोस्तों इसमें किसानों, एमएसएमई उधारकर्ताओं को बैंकिंग सेवाएं हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो भी बिना किसी बाधा के यहाँ पर इनको ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। यूएलआई की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में देखें तो यूएलआई है वो सहमति आधारित प्रणाली के माध्यम से जो ऋण देने वाले हैं उनके भूमि रिकॉर्ड सहित जो ग्राहक है उनके वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार के डाटा है उनका डिजिटल पहुंच प्रदान करेगा। ठीक है, फाइनेंसिंग नॉन फाइनेंसिंग डाटा है भूमि रिकॉर्ड का, वो सब इस पर उपलब्ध होगा। ठीक है गाइस, दोस्तों यूएलआई में मानकीकृत एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, इसकी सुविधा भी प्रोवाइड होगी जो कि प्लग एंड प्ले के दृष्टिकोण की अनुमति देता है। डेटा एक्सेस को यह सरल करेगा और तकनीकी की जटिलता है उसको भी कम करेगा। गाइस प्लग एंड प्ले मोड की अवधारणा से तात्पर्य है बिजली नेटवर्क जैसी जो आवश्यक अवसंरचना है के साथ तैयार सुविधाओं से जो कि उद्योगों को तुरंत परिचालन शुरू करने की अनुमति प्रोवाइड करवाता है। तो ये जाना आपने यूएलआई के बारे में जो कि यूपीआई की तर्ज पर बनाया जा रहा है लोन प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, तो ये अपने जाना इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो भी न्यूज थी सितंबर महीने में उसके बारे में। अब अपना एक लास्ट टॉपिक बच गया है इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। तो अभी इतना ही, थैंक यू।